ये कहानी है नोआ की, जो रिकार्नेट होता है एज द 13 इंपीरियल प्रिंस। और दोस्तों, नोआ की ताकत इनफिनाइट है, यानी कि वो जितना चाहे अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। उसकी ताकत पर कोई लिमिट नहीं है। तो चलो देखते हैं कि नोआ किस हद तक अपनी ताकत को बढ़ाता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है, तब उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है। वो देखता है कि उसके हाथ भी किसी बच्चे की तरह हो गए हैं और तभी वो अपना स्टेटस देखता है। ये जान उसे हैरानी होती है कि वह फिर से लेवल 1 पर आ चुका है। तभी वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जो कि महाराज है। महाराज कहते हैं, ये बिल्कुल तुम पर गया है। इनकी बातों से हमारा हीरो और कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर दोस्तों, हमारा हीरो फिर से रिबर्न हुआ है और इसके बाद जब इसका नाम रखने की बारी आती है, तब महाराज इसका नाम नोवा अरारत रखते हैं, जो कि इस किंगडम का 13वां राजकुमार है। इसके बाद महाराज किसी शख्स से पूछते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। वो कहता है वाटर, और इसीलिए महाराज नोआ को एल्मीरिया जागीर का वारिस बनाते हैं, वो जगह जहाँ बहुत सारे वाटर क्लैंस हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं, मुझे इसकी स्किल्स दिखाओ। और इसके बाद क्रज नाम का वो पुजारी नोआ की स्टेटस विंडो दिखाता है। दोस्तों, नोआ की वाटर की काबिलियत SS रैंक की होती है, जिसे देख नोआ खुद भी हैरान होता है। साथ ही यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सब भी हैरान होते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स पैदाइशी S रैंक नहीं होता। और इसी तरह हमारे हीरो नोआ की ये कहानी शुरू होती है, जहाँ वो एज अ नोबल प्रिंस रिकार्नेट हुआ। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि यह मीरस एम्पायर वॉरियर्स का नेशन है, जो कि एक काफी बड़ी पहाड़ी रेंज में फैला हुआ है। और इस एम्पायर में काफी अमीर लोग रहते हैं। और इस एम्पायर के जो एम्परर हैं, उनके 10 से भी ज्यादा बेटे हैं, जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ 6 साल का हो गया है और बाकी के लोगों को उसकी स्टेटस विंडो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन नोआ को कुछ ऐसी E+S और ये S रैंक वाटर के लिए है। लेकिन नोआ के पास एक और काबिलियत है कि जितने ज्यादा लोग नोआ पर भरोसा करेंगे, उसके सबऑर्डिनेट बनेंगे। नोआ उतना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और नोआ के इस लेवल की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है। अब नोआ को तैयार करने के बाद उसकी मेट्स नोआ की तारीफ करती है कि यह कितना अच्छा बच्चा है, बाकियों से बिल्कुल अलग। इसके बाद जब नोआ नाश्ता कर रहा था, तभी एवेलियन नाम की एक मेड उससे आकर बताती है कि क्राउन प्रिंस एंड 4th प्रिंस उससे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही नोआ भाइयों से मिलने के लिए जाता है। और दोस्तों, ये है 2nd प्रिंस, साथ ही क्राउन प्रिंस भी अल्बर्ट, और ये है 4th प्रिंस हेनरी। अल्बर्ट कहता है, नोवा, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा हाथों में एक छोटी कॉफिन लिए हुए घबराया हुआ अंदर आता है, क्योंकि उस कॉफिन में जो था उसे देख नोआ भी घबरा जाता है। उसमें एक तलवार थी, एक ऐसी तलवार जो अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुकी है। नोवा सोचता है कि ये आखिर कैसी तलवार है जो क्राउन प्रिंस मुझे तोहफे के रूप में दे रहे हैं। और इसके बाद जब नोआ तलवार को उठाता है, क्राउन प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है कि यह तलवार लेवियाथन संगीत है, हमारे एम्पायर की सबसे ज्यादा पावरफुल वाटर मैजिक स्वर्ड। लेकिन इस तलवार में एक खास बात है कि यह तलवार खुद अपना मालिक चुनती है, और जिसे यह तलवार नहीं चुनती और वो शख्स अगर इस तलवार को उठाए तब उसका मरना तय होता है। लेकिन इस तलवार ने अपने मालिक के रूप में नोआ को चुन लिया है। इसके बाद क्राउन प्रिंस नोआ की तारीफ करके यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर 4th प्रिंस हेनरी पूछता है कि क्या उसे इतनी खास तलवार देना सही रहेगा। क्राउन प्रिंस कहता है, उस तलवार ने उसे चुना है, इसका मतलब उसमें काबिलियत है, वह तलवार उसी के पास रहे, यही बेहतर रहेगा। अब रात के वक्त नोआ अपनी मेड जोई से पूछता है कि आज वह इतनी परेशान क्यों लग रही है। नोआ के जोर देने पर जोई मन में कहता है, ये कई सालों से मुझे सर्व कर रही है, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी सर्वेंट एक रेड लाइट एरिया में काम करे, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। और इसके बाद नोआ बटलर डायलन से कहता है, जोई के होम टाउन डॉस में बाढ़ आ गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जितना हो सके उतना जमीन खरीदो, ताकि हम वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। लेकिन डलन कहता है, पर मास्टर, वहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हमें लगभग 7 लाख रेन की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कैपिटल में एक एवरेज बंदे की सालाना इनकम, कि वह भी उसी गांव से है जिस गांव से जुई है। अब अगले दिन जब नोआ अपना काम करवा रहा होता है, तभी 4th प्रिंस हेनरी उससे मिलने आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। नोआ बताता है कि वह डोसो नामक टाउन में जमीन खरीदने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हेनरी पूछता है कि क्या वह उस तलवार में कुछ महसूस कर पा रहा है। नोआ बताता है कि नहीं। हेनरी बताता है, जितना मैं उस तलवार के बारे में जानता हूँ, वो तलवार अपना मालिक खुद चुनती है और अपने मालिक के अलावा वो किसी और की बात नहीं सुनती, और जो लोग उसे जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। इसीलिए हेनरी कहते हैं कि उस तलवार का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग डोसो ब्लेज में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ नोआ डायलन से कहता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाए और वहाँ से इस गांव की लिस्ट लेकर आए।
हम इस गांव में रह रहे लोगों को रहने के लिए एक नई जगह देंगे और जोई तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद ये दोनों खुद को छुपाए हुए गांव के थोड़ा अंदर आते हैं और इस गांव के असहाय लोगों को एम्पायर की ओर से खाना भी बांटा जा रहा है तब। लेकिन जब नोआ खुद से टेस्ट करता है तब वो देखता है कि इसमें खाने के नाम पर सिर्फ पानी है और तभी वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर गारेल आता है इंस्पेक्शन करने के लिए। खाना बनाने वाले बावर्ची लोग इससे कहते हैं कि लॉर्ड गारेल आपके हिस्से का खाना आपके मेंशन में पहुंचा दिया गया है। लेकिन तभी वहाँ नोआ आकर कहता है, मतलब यहाँ तुम लोग इन गांव वालों के हिस्से का खाना चुरा रहे हो। लेकिन गारेल कहता है, बच्चे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हाइट से ज्यादा बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ इन गाँव वालों की मदद कर रहा हूँ, इन भिखारियों को खाना खिलाकर। और यह कहकर गारेल और उसके साथी हंसने लगते हैं। लेकिन तभी नोआ कहता है, मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को सताने में करें। लेकिन नोआ की बात सुन गारेल गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि दो स्वर्ड लेवियाथन ग्लो करने लगती है और वह उड़ते हुए सीधा नोआ के पास आती है। और जब वो गारेल अपनी तलवार से नोआ पर हमला करने वाला था तब यहाँ वो तलवार अपनी ताकत का नमूना दिखाती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालने में नोआ को भी दिक्कत आ रही थी। उसे यहाँ चोटें भी आने लगती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नोआ कहता है कि अगर हम इस दुनिया में ज्यादा ताकत के साथ पैदा होते हैं तब हमें उस ताकत का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए करना चाहिए जिन्हें भगवान कमजोर बनाकर पैदा करता है। और यही कहते हुए नोआ उस तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि अब से तुम मेरी तलवार हो। लवियाथम और जैसे ही गैरेल नोआ पर हमला करने वाला था, नोआ तलवार से उसकी गर्दन को ही काट देता है। गैरेल के सोल्जर्स नोआ को पकड़ने आते हैं पर नोआ एक हमला करके वहाँ धमाका कर देता है और उसके एक हमले से यहाँ काफी बड़ा इकट्ठा हो जाता है। और तभी यहाँ इनाइट्स का लीडर आता है। ये चिरकुट कहता है, हमें बचा लीजिए, इस बच्चे ने लॉर्ड गैरेल को मार दिया है। लेकिन नोवा को देखते ही रॉबिन नाम का ये नाइट कैप्टन उसके सामने झुक जाता है। हमें जानने को मिलता है कि रॉबिन को इस एरिया में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था और वो 4th प्रिंस हेनरी का सर्वेंट है। और इसके बाद जब सबको पता चलता है कि ये बच्चा 13वां इंपीरियल प्रिंस है, सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। नोआ बताता है कि उसने इस गैरेल को इसीलिए मारा है क्योंकि ये गांव वालों के हिस्से का खाना अपनी जेब में रख रहा था। मैं चाहता हूँ कि अब इन गांव वालों को सही से खाना बांटा जाए। नोआ की यह बात सुन सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नोआ की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ये बात क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को पता चलती है। वो कहता है, तो उस तलवार ने नोआ को अपना मालिक चुन लिया है। जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा काम का है। अब इसके बाद नोआ महाराज के बुलाने पर उनके पास आता है और उन्हें पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। महाराज कहते हैं, तुमने ये बहुत अच्छा किया नोआ, ऐसे लोगों को मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। वैसे मुझे ये भी सुनने में आया है कि तुमने द ग्रेटेस्ट वाटर स्वॉर्ड लेवियाथन को अपने काबू में कर लिया है। और इसके बाद जब महाराज नोआ की स्टेटस विंडो देखते हैं तो वो भी ये देख हैरान हो जाते हैं कि नोआ की वाटर रैंक SSS रैंक हो गई है। और ये देख महाराज नोआ की तारीफ करते हैं जिससे नोआ काफी खुश होता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मिररस एम्पायर का कैपिटल नेशन की गवर्नमेंट का सेंटर है, यानी कि ये पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एरिया है। यहाँ के लोग फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल हैं कि लोग इस जगह को दी मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी इन द वर्ल्ड कहते हैं। और यही आज नोआ आया हुआ है क्योंकि उसने एक ऐसे सिंगर की अफवाहें सुनी है जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली है। और यहाँ नोआ जोई के काम की भी बहुत तारीफ करता है कि वो कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है। वो हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान भी देती है। इसके बाद नोआ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ वह सिंगर गाना गाती है और इसके बाद नोआ उसे गाना गाते हुए सुनता है। वह ऊपर से उस लड़की को देखता है जो ये बताती है कि इसका नाम एलिस है, जो कि अपने गाना गाने की कला में बहुत ही ज्यादा माहिर है। लेकिन तभी ऑडियंस में से एक बंदा स्टेज पर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ गाना गाकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? यहाँ गाना गाकर तुम अपने पिता का कर्जा कभी नहीं उतार पाओगी। और इसके बाद ये टकलू एलिस को गलत तरीके से टच करते हुए कहता है, तुम्हारे पास कितना अच्छा फिगर है, मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे तुम अपने पिता का कर्जा बहुत जल्दी उतार लोगी। लेकिन तभी नोआ उनकी ओर आते हुए कहता है, क्या तुम लोग ये भूल चुके हो कि इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 के अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम जो उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो वो एक क्राइम है। लेकिन तभी ये टकलू नोआ की कॉलर पकड़ लेता है उसे गालियां देते हुए। सुनोआ अपनी तलवार निकालकर उस टकलू और उसके पंटरों को वहाँ इंसर्ट कर देता है, जिसके बाद वो तीनों यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और फिर नोआ एलिस से कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे बताना। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा इंपीरियल प्रिंस है। इसके बाद नोआ एलिस से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हें अपनी माँ के ट्रीटमेंट का भी खर्चा उठाना पड़ता है। कैसा रहेगा? तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पर मंथ 25 रन दूंगा। तुम बस अपनी सिंगिंग की काबिलियत को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। यह बात सुन एलिस खुश होकर नोहा को थैंक्स कहती है। इसके बाद जब नोहा अपने मेंशन में पहुंचता है तब वो वहाँ गेट पर कुछ लोगों को देखता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं। एवेलियन बताती है कि इनका कहना है कि ये लय लैंडर्स हैं।
उन्हें देखते ही नोआ पहचान लेता है कि ये वही लोग हैं जो एलिस को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो नोआ से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांगने आए हैं, पर नोआ कहता है कि उसके पास उन लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। तभी वहाँ फोर्थ प्रिंस हेनरी आकर कहता है, काफी अच्छा फैसला है तुम्हारा, ऐसे लोगों से मिलना किसी भी राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता। अब इसके बाद एक साथ बैठकर बात करते हुए नोआ बताता है कि वह उन लैंडर्स से इसीलिए भी नहीं मिल रहा ताकि उन लोगों को यह लगता रहे कि एक राजकुमार उनसे नाराज है, ताकि वो एलिस को परेशान ना करे। ये जान हेनरी कहता है, तुम सच में बहुत होशियार हो। फ्रैंक और गैरी भी तुम्हारी ही उम्र के आसपास हैं, पर वो तुम्हारे जितना नहीं सोचते। खासकर कि कैरी, उसे चीजें सीखने में बहुत वक्त लग रहा है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि भले ही ये सभी इंपीरियल प्रिंस भाई हो, लेकिन इनकी माएं अलग अलग हैं। लेकिन गैरी और हेनरी सगे भाई हैं, इसीलिए उनके बीच का कनेक्शन ज्यादा डीप है। इसके बाद हेनरी कहते हैं, देखकर लगता है कि तुमने उस मैजिक स्वर्ड को अपना गुलाम बना लिया है। तुम्हारे लिए उसको यूज कर पाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? पर तभी हम देखते हैं कि नोआ अपनी स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है, जो देख हेनरी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद नोआ तलवार को एक किचन के जितना छोटा बना लेता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि यह तलवार इनके पास पिछले 200 सालों से है, लेकिन इस तलवार में क्या क्या काबिलियत है ये कोई नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ के मेंशन के सामने झुके हुए इन लोगों को रात हो जाती है, जिस वजह से यह टकलू गुस्सा हो जाता है और नोआ को भला बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हेनरी और नोआ आ जाते हैं और नोआ की तलवार के प्रेशर की वजह से ये टकलू घुटनों के भर झुक जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किसी जगह पर आता है। शायद वो यहाँ किसी पार्टी में आया हुआ है और नोआ के साथ होता है रेडॉक नाम का ये शख्स। नोआ के आते ही सभी लोग उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं और उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं कि नोआ के पास नेशनल ट्रेजर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड लेवियाथन है, जो क्राउन प्रिंस ने उसे तोहफे के रूप में दी है। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि ये शायद से डुप्लीकेट होगी। सो अब नोवा यहाँ अपनी तलवार की ताकत का नमूना दिखाता है, जिससे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। और इसके बाद रेडॉक नोवा की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो कमाल के हैं और आपकी तलवार में तो कमाल की ताकत है। और इसके बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यही असली तलवार लेवियाथन है। और दोस्तों, जो बंदा नोआ को ताना मार रहा था वो तो अभी तक डरा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नोआ को ग्रीट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग थे, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स। और यहाँ पर नोआ एक बाप बेटी को देखकर ही पहचान लेता है कि ये बेटी अडॉप्टेड है। इसके अलावा नोआ और भी बातें बताता है, जैसे ये लड़की पहले एक गुलाम रह चुकी है। वो आदमी कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसे एक गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसीलिए अब मैं इसे अपनी बेटी की तरह चीजें सिखा रहा हूँ। नोआ कहता है, मुझे तुम्हारी बातें सुन काफी अच्छा लगा, मैं तुम्हें कभी अपने मेंशन में बुलाऊंगा। यह सुन यह बाप बेटी नोहा को शुक्रिया कहती है और फिर यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि नोहा ने इन्हें अटेंशन दी है। तो अब बाकी के लोगों की अटेंशन इन बाप बेटी पर आ गई है। और इसके बाद नोआ जैसे ही अपनी तलवार को छूता है, इस लड़की को यह महसूस हो जाता है। नोआ कहता है, जब से मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया है, वो लड़की उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि जितना दिखता है वो लड़की उससे काफी ज्यादा काबिल है। अब अगले सीन में जब नोआ बाजार में आता है, तब उसे वहाँ एड प्रिंस ऑन्स्कर दिखती है। वह वहाँ रुककर नोआ से पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। नोआ बताता है कि वह बस यहाँ घूम रहा था। ऑन्स्कर कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट पर चलो। इसके बाद ये दोनों कोबाल्ट स्ट्रीट पर आते हैं। दोस्तों, इस एरिया में काफी सारी एंटिक चीजें मिलती हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ कोई अच्छी चीज ढूंढने का ट्राई करते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन नोआ यहाँ एक किताब खरीद लेता है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि ये तो ग्रिमोर ऑन ऑफ एंड्रिया है, एक लेजेंडरी सौतर की ग्रिमोर। ये एक जेन्युइन ट्रेजर है। और तभी नोआ तलवार निकालकर इस किताब पर लगा देता है, जिससे ये ग्रिमोर खुल जाती है और इसमें से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलती है, एक अजीब सी काली ताकत जिसकी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है। ये देख ऑस्कर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसी महान सोर्सर की स्पिरिट होती है जिसने हवा को अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन नोआ इससे लड़ता है, वो इस पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके बाद वो ग्रिमोरक नोआ को अपने मालिक के संगीत रूप में चुन लेती है, जिससे नोआ की रैंक बढ़ जाती है। ये देख ऑस्कर भी सोच में पड़ जाता है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है, मैं इस एरिया में एक एंटिक शॉप चलाता हूँ, मेरा नाम एलन है और राजकुमार आपकी काबिलियत देख मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको पसंद आएगा। इसके बाद वो बंदा इन दोनों को अपनी दुकान में लाता है और इन्हें एक अंगूठी दिखाते हुए कहता है, जिससे मैंने यह अंगूठी खरीदी थी। उसने मुझसे कहा था कि यह अंगूठी अपना मालिक खुद चुनेगी, संगीत, लेकिन इसने कभी कोई रिस्पांस ही नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा कि यह कचरा है, लेकिन जब भी मैं इसे फेंक देता, यह अंगूठी मेरे पास वापस आ जाती।
जिसके बाद नोआ इस अंगूठी को पहनकर देखता है, जिससे वह अंगूठी चमकने लगती है और नोआ को एक आवाज सुनाई देती है कि आप अब मेरे नए मालिक हैं। और इसके बाद वह अंगूठी एक आर्मर में तब्दील हो जाती है, लेकिन नोआ देखता है कि उसकी स्टेटस विंडो में कोई भी अंतर नहीं आया है। नोआ कहता है, मैं इस अंगूठी की कीमत तुम्हें जल्दी दे दूंगा, पर ऑस्कर कहता है कि तुम रहने दो, मैं ये अंगूठी तुम्हारे लिए खरीदता हूँ, इसे मेरी ओर से अपने लिए एक तोहफा समझना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर नोआ को जोई के पास छोड़ देता है। नोआ भाई ऑस्कर को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी यहाँ ये टकलू आ जाता है नोआ पर हमला करने के लिए। पर नोआ अपनी संगीत अंगूठी से एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके बाद इस टकलू को पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने इस अंगूठी को अपनी तलवार के साथ लिंक कर लिया है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि नोआ ने इतनी जल्दी इस अंगूठी को मास्टर कर लिया। इसके बाद नोआ एलिस की परफॉर्मेंस देखने आता है और हमें जानने को मिलता है कि उस टकलू का खेल अब खत्म हो चुका है जिसने नोआ पर हमला किया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एलिस के साथ कोई बंदा छेड़खानी कर रहा था और एलिस को लेकर यहाँ दो बंदों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन तभी बीच में नोआ आ जाता है और वो अपनी तलवार से उन दोनों को सबक सिखा देता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। पर इसके बाद नोआ इस हॉल के ओनर से कहता है कि उन लोगों को अंदर फिर कभी मत आने देना। पर वो ओनर कहता है कि ऐसे ही लोगों की वजह से तो मेरा धंधा चलता है, अगर मैंने उन्हें आने से रोका तो सुनुआ कहता है मैं तुम्हारा यह बिजनेस खरीदता हूँ। और इसके बाद नोआ उस ओनर को 1000 रन दे देता है। एलिस कहती है, प्रिंस मैं आपका यह कर्ज कैसे उतारूंगी, आप मुझ पर इतने उपकार कर रहे हैं। नोआ कहता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनना पसंद है, तुम बस गाने गाती रहो और इसी तरह तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। यह बात सुन खुशी के मारे एलिस के आंसू आ जाते हैं और पहली बार हमें एलिस की खूबसूरत आंखें देखने को मिलती है। इसके बाद नोआ अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और फिर एलिस अपना गाना गाना शुरू संगीत करती है और नोआ यहाँ अपने मन में कहता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये लड़की किसी खजाने से कम नहीं है। अब अगले सीन में जब नोआ तैयार हो रहा था तभी उसे बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ हॉलजॉय डेडमार्ले आए हैं। नोआ कहता है, उन्हें अंदर आने दो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रॉयल फैमिली में जब भी कोई राजकुमार पैदा होता है तब उसे कोई ना कोई जागीर दी जाती है ताकि वह छोटी ही उम्र से यह सीख सकें कि किस तरह से शासन किया जाता है और उस जागीर में रहने वाले लोग उस राजकुमार को ही अपना राजा मानते। और अल्मीरिया जागीर में पैदा हुआ डैड मार्ले भी नोआ को अपना राजा मानता है। अब इसके बाद इनके बीच बातचीत होती है। हमें जानने को मिलता है कि लगभग 1.5 साल पहले नोआ डैड से पहली बार मिला था जब महाराज ने डैड को एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था। नोहा पूछता है, जितना मुझे पता है तुम्हें होलजॉय टाउन में बाढ़ के बाद वहाँ की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भेजा गया है। हमें जानने को मिलता है कि होलजॉय एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फसलें बहुत ही अच्छे से होती हैं, पर पानी के करीब होने की वजह से वो अक्सर बाढ़ की वजह से पानी में डूब जाता है। और डैड अब यहाँ एक समस्या लेकर आया है। डैड बताता है कि इन्हें काफी वक्त से फंडिंग नहीं मिली है, जिस वजह से इनका काम रुका हुआ है। अब ये जानवर डैड को अपने साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास लाता है। हाँ, यही टकलू और मोटा, इसका नाम मैविक है। नोआ पूछता है, आखिर डैड को उसके काम के लिए फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मेवर कहता है, होलजॉय टाउन में हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए हमारे अच्छे महाराज ने इस टाउन के लिए टैक्स लगभग खत्म कर दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने काम के लिए उसी टैक्स से बचने वाले पैसे का इस्तेमाल संगीत करना चाहिए। पर नोआ कहता है कि महाराज ने इनके टैक्स को इसीलिए माफ किया था क्योंकि इन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, और जब इन लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो ये लोग इस्तेमाल किसका करेंगे। सो अब मेवरिक कहता है, लेकिन हमारे पास इस वक्त इन्हें भेजने के लिए जरा भी पैसे नहीं है। आपको तो याद होगा ना कि हमारे महाराज अब दिन ब दिन और बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए हम समर्स के लिए उनके लिए एक ऐसा विला बना रहे हैं जहां उनको गर्मियों में जरा भी गर्मी ना लगे और गर्मी में ठंडक का एहसास हो। और वो विला बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए डैड को देने के लिए मेरे पास शराबी पैसे नहीं है। पर नोआ कहता है कि यह तुम कैसी बकवास कर रहे हो, एक गाँव जिसमें बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया हो, उनकी मदद करने के बजाय हम एक विला बना रहे हैं। तुम्हें क्या मैं और मेरे पिता बेवकूफ नजर आते हैं जो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। यह सुनते ही मैरिक नोआ के सामने झुककर कहता है, मेरी बातों का यह मतलब नहीं था, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इनके लिए फंडिंग का इंतजाम करता हूँ। अब नोआ की बात करने की काबिलियत देख डैड कहता है, आप सच में कमाल के हैं राजकुमार, आपने सिर्फ अपनी बातों से फाइनेंस मिनिस्टर को घुटनों पर ला दिया। मैं इस उपकार के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद डैड अपने काम पर निकल जाता है और इसके बाद एक बंदा नोआ के लिए एक मैसेज लेकर आता है कि महाराज ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और इसके बाद जब नोआ महाराज के पास पहुंचता है, महाराज कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छे से होलजॉय सिटी का मामला निपटाया है। नोआ कहता है, मैंने वही किया है जो कोई और करता। पर महाराज नोआ के सिर पर हाथ रख के कहते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन एक चीज साथ ये यार, साल के बच्चे के लिए चीजों को इतना अच्छे से हैंडल कर पाना मेरी नजरों में तो लगभग नामुमकिन है।
वैसे ये है लवियाथन द स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड और इसने तुम्हें अपने मालिक के रूप में चुन लिया है। लेकिन इसकी हिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ड्समैनशिप में माहिर एक इंस्ट्रक्टर को यहाँ बुलाया है और इसके बाद हमें किंगडम का ग्रेटेस्ट सोमैंडमियन नोबल देखने को मिलता है। महाराज कहते हैं तुम इनसे स्वर्ड्समैनशिप सीखोगे। पर तभी यहाँ डेमियन कहता है महाराज अगर आपकी इजाजत हो तब मैं राजकुमार के साथ एक छोटा सा मुकाबला करना चाहूंगा ताकि मैं उनकी काबिलियत को परख सकूं। अब इसके बाद डेमियन कहता है राजकुमार आप जैसे चाहे मुझ पर हमला कर सकते हैं। और इसके बाद जब नोआ हमला करता है तब उसके हमले को डेमियन बहुत आसानी से रोक लेता है और तभी नोआ को लेवियाथन की मेमोरीज याद आने लगती है, जैसे किस तरह उसका पुराना मालिक लेवियाथन को यूज करता था। और इसके बाद नोआ डेमियन से लड़ते हुए उसकी तलवार को दूर उछाल देता है, जिसके बाद डेमियन कहता है महाराज मुझे माफ कीजिएगा पर राजकुमार को सिखाने की मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। राजकुमार भले ही बस 6 साल के हो पर इनमें एक अद्भुत काबिलियत है। यह बात सुन महाराज हंसते हुए कहते हैं तुम सच में लाजवाब हो नोआ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड बना दूं? नोआ कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा महाराज। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम एक ऐसा इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेंट पूरे एम्पायर से आते हैं और इस एग्जाम के जरिए एम्पायर के लिए वॉरियर्स को चुना जाता है। इस एग्जाम में 2 लोग आपस में लड़ते हैं और जो जीत जाता है उन्हें फाइनल बैटल के लिए कैपिटल बुलाया जाता है और जो इस एग्जाम में अव्वल आता है उसे नाइट का टाइटल मिलता है। साथ ही वह डायरेक्टली अपर रैंक में भी जॉय हो जाता है। और फिर उस नाइट का सबसे पहला काम होता है हेड जज का एक सबऑर्डिनेट बनना, यानी कि नोहा को अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नाइट मिल सकता है। जिसके बाद नोआ कहता है अगर महाराज की इजाजत हो तब मैं उन नाइट्स का सिलेक्शन और उनकी जजमेंट कैपिटल में रहकर करना चाहता हूँ ताकि मैं इस एग्जाम के लिए हर एक ताकतवर वॉरियर को खुद चुन सकूं। महाराज नोआ को इसकी इजाजत दे देते हैं। अब अगले सीन में अपने मेंशन में नोआ जोई से पूछता है कि क्या उसके गांव में ऐसे वॉरियर्स हैं जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जोई बताती है कि हाँ उनके गांव से हर साल एक वॉरियर को इस एग्जाम के लिए भेजा जाता है और इनके गांव से सिर्फ एक ही वॉरियर को इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि इनके पास ज्यादा वॉरियर्स के ट्रैवल और एक्सपेंसेस के लिए फंड नहीं होता। ये बात सुन लो नोआ कहता है मैं खुद चुनना चाहूंगा कि तुम्हारे गांव में कितने वॉरियर्स इस एग्जाम के लायक हैं। अगर मुझे ज्यादा वॉरियर्स पसंद आते हैं तब मैं उनके ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस का खर्चा खुद उठाऊंगा। इसके बाद नोआ डायलन को बुलाकर कहता है कैपिटल में जितने भी खाली घर हो उन सभी को खरीद लो। हम उन वॉरियर्स के रहने के लिए एक डॉर्मेटरी बनाएंगे। और नोआ की यह बातें सुन जोई तो उनसे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके बाद नोआ इस बंदे से मिलता है। तुम्हें याद होगा इस बंदे सेनोआ पार्टी में मिला था और ये बंदा बहुत ही कम कीमत पर अपने होटल में नोआ के जो वो गेस्ट वॉरियर्स हैं उन्हें रहने देगा। लेकिन नोआ ये समझता है कि कोई भी मर्चेंट घाटे का सौदा कभी नहीं करता, इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा कहता है आप सच में कमाल के हैं, इतनी छोटी उम्र में आप ये बातें कितने अच्छे से समझते हैं। आगे ये बंदा बताता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह ही पैलेस एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होता है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में किस तरह के लोगों को हायर किया जाता है। यानी कि यह बंदा अपनी बेटी को पैलेस में काम पर लगवाना चाहता है ताकि इसे पैलेस में चल रही बातों की जानकारी मिल सके। साथ ही अगर महाराज ने इसकी बेटी को किसी रात के लिए चुन लिया तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब इसके बाद नोआ कहता है पहले मैं जानना चाहूंगा कि तुम किस लड़की को काम पर लगवाना चाहते हो। अगर मुझे वह पसंद आई तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब नोआ ने यहाँ अपना बड़प्पन दिखाया है, इसीलिए ये बंदा और इसकी बेटी झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और ये बंदा कहता है राजकुमार मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि मैं आपके क्रश को अपने स्टोर पर एज अ साइन लगा सकूं। नोआ कहता है ऐसा करके तुम पूरी तरह से मेरे अंडर आ जाओगे और मैं कभी भी धोखा सहन नहीं करूंगा। पर इसके लिए वह बंदा राजी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायरॉन को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के बाद नोवा के स्टैट्स इंक्रीज संगीत हो गए हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका एक स्टैट कम हो गया है। यहाँ ले दे, शायद से अल्मीरिया में कुछ हुआ है। जोई मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ, तुम वापस पैलेस में चली जाओ। और इसके बाद नोआ महाराज को इसके बारे में बताता है कि अल्मीरिया में कुछ गड़बड़ हुई है। तभी एक बंदा आकर महाराज को कोई मैसेज देता है, जिसके बाद महाराज कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, नोआ अल्मीरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। क्या लगता है तुम्हें कितने लोग होंगे? नोआ थोड़ी देर सोचकर कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं है। महाराज कहते हैं इस विद्रोह में 5000 लोग शामिल हैं और यह तुम्हारी जागीर में हुआ है, तो क्या तुम खुद इस विद्रोह का सामना करोगे? नोवा कहता है मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए इस वक्त बहुत छोटा हूँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे किसी बड़े भाई को भेज दें। महाराज कहते हैं मैंने तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चलो कोई ना, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। तो हमें किसे भेजना चाहिए? नोआ फोर्थ प्रिंस हेनरी को सजेस्ट करता है क्योंकि उसे हेनरी की काबिलियत पर पूरा यकीन था। महाराज कहते हैं बहुत अच्छे। अब अगले सीन में हम नोआ और हेनरी को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे।
हेनरी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि तुम इसमें जीत जाते और ये तुम्हारे लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट होती जो तुम्हें काफी फायदा करती। नोआ कहता है, मैं भले ही जीत जाता लेकिन मेरे आदेशों से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते। और अगले ही पल में नोआ को कुछ महसूस होता है और वह घोड़ा गाड़ी को रुकवा देता है। दोस्तों, नोआ ने सेंस कर लिया है कि विद्रोह करने वाले लोग आसपास हैं। अब इसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है, कुछ ट्रैप्स अनलॉक हो जाते हैं और वो नोआ को कैद कर लेते हैं और फिर कुछ लोग नोआ को घेर लेते हैं। पर हम देखते हैं कि नोआ बिल्कुल सही सलामत होता है। उसने कई सारी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और इसके बाद नोआ अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगता है। वह यहाँ मौजूद सभी गद्दारों को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद हेनरी कहते हैं, तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। वैसे कितना अच्छा होता अगर हम इन्हें इंटेरोगेट कर पाते। नोहा बताता है कि ये सब मरे नहीं है, जिंदा है, बस मैंने इन्हें लेवियाथन की पावर से बेहोश कर दिया है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि अल्मेरिया में ज्यादा वॉर हॉर्स नहीं है, यानी कि ऐसे घोड़े जिन पर बैठकर लोग फाइट करते हैं। अब अगले दिन नोआ ब्रायन से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम अल्मेरिया में भी अपना व्यापार करते हो, है ना? अब मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ वो अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारी मौत पक्की है। अल्मेरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है और मुझे जानने को मिला है कि वहाँ पर कई सारे कैवेलरी मैन हैं, यानी कि ऐसे वॉरियर्स जो घोड़े पर बैठकर फाइट करते हैं। मैं तुम्हें 10,000 रन देता हूँ, जाओ और मेरी जागीर में मौजूद जितने भी घोड़े हैं उन्हें खरीद लो। और दोस्तों, फोर्थ प्रिंस हेनरी के मुताबिक जो घोड़े अल्मेरिया में विद्रोह करने वाले लोगों ने खरीदे हैं वो किसी और जगह से खरीदे हैं, न कि एल्मेरिया से। ब्रायन कहता है, लेकिन अगर मैंने उन सोल्जर्स का राशन पूरा खरीद लिया तब फिर वह चोरी चकारी करने लगेंगे। लेकिन यही तो नोआ चाहता था। नोआ ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है ताकि उसके भाई को विद्रोह करने वालों से लड़ने में आसानी हो। अब अगले सीन में हम नोआ को महाराज के साथ देखते हैं और जिन असेसन्स को नोआ ने हराया था उनसे महाराज को कुछ जानकारी मिली है। जैसे वो असेस नोहा को किडनैप करने वाले थे ताकि वह नोहा के बदले महाराज से मोटी रकम वसूल कर सके। नोहा कहता है, लेकिन वह इतनी आसानी से तो ये सब कबूल नहीं कर सकते, शायद वह झूठ बोल रहे हैं। महाराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम ये पता लगा लेंगे कि वह सच बोल रहे हैं या झूठ। और वैसे ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम किडनैप नहीं हुए, वरना एम्पायर को काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। और वैसे घोड़े खरीदने का तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है। नोआ ये जान हैरान होता है कि इतनी जल्दी महाराज को उसके प्लान के बारे में पता भी चल गया। जिसके बाद महाराज कहते हैं, क्राउन प्रिंस अल्बर्ट ने मुझे एक सजेशन दिया था कि मैं उन विद्रोह करने वालों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तब वो गद्दार लोग हमारे लोगों पर हमला कर सकते हैं, जो कि जरा भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन सच में तुम्हारा प्लान काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे क्रस्ट के ऊपर एक स्वॉर्ड का एडिशन निकाल देता हूँ। दोस्तों, एडिंग अ स्वॉर्ड का मतलब होता है एक वॉरियर का सिंबल, और महाराज की इजाजत के बिना ऐसे सिंबल को क्रिएट करना सजाए मौत होता है। लेकिन अगर महाराज खुद इसकी इजाजत दे देते हैं तो यह सबसे बड़े ऑनर्स में से एक होता है। इसीलिए नोआ यहाँ महाराज को शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद नोआ ब्रायन से मिलता है जो उसका इंतजार कर रहा था। वह नोआ को बताता है कि नोआ ने उसे जो काम दिया था वह उसने कर दिया है। इसके आगे वह कहता है, उन विद्रोही लोगों का लीडर कारफून है। कारफून एक ऐसा शख्स है जो अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि राजकुमार आप संभल कर रहिए। और तभी एक मेड नोहा को आकर बताती है कि एक घायल आदमी मेन गेट पर आया हुआ है और वह आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। इसके बाद नोहा उस बंदे से मिलता है। मैं अल्मीरिया के एडोरा में एज अ नाइट सर्व करता हूँ और मैं आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि अल्मीरिया में विद्रोह शुरू हो गया है और उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नोआ कहता है, मुझे यह बताने के लिए शुक्रिया। अब इनका इलाज करवाओ और रिवॉर्ड के रूप में इन्हें 500 नहीं 1000 रन दिए जाए। यह जान ब्रायन नोआ से कहता है कि वह खबर आपके इतनी भी काम की नहीं थी, फिर आप उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं? पर नोआ कहता है कि वो बस एक मामूली सा नाइट है जो अपनी जान खतरे में डालकर मुझे ये रिपोर्ट देने आया। मैं कम से कम उसकी वफादारी का इनाम तो उसे दे ही सकता हूँ। अब इसके बाद शाम के वक्त जोई थोड़ी परेशान नोहा के पास आती है और नोहा को एक पैसों की थैली देती है जिसमें 500 रेन थे, और इसके बाद वो उसे एक स्लीपिंग ड्रग भी दिखाती है। और ये दोनों चीजें उसे एक शख्स ने दिए हैं जिसे वो नहीं जानती। उस आदमी ने कहा था कि वो इस ड्रग को नोआ की चाय में मिला दे और इनाम संगीत के रूप में उसने जोई को ये 500 रन दिए थे। नोवा समझ जाता है कि ये उन्हें गद्दारों का काम है, लेकिन वो पूछता है कि तुम ये सारी चीजें मुझ तक क्यों लाई? जोई यहाँ कहती है, आपने मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे गाँव के लिए कितना कुछ किया है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे, पर इसके बावजूद भी मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। यह सुन नोवा जोई को एक रिवॉर्ड देता है। काबिले तारीफ है जो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तो एज अ रिवॉर्ड उन्होंने तुम्हें जो अमाउंट दिया है, मैं बस उसमें एक 0 ऐड कर रहा हूँ। साथ में एक और काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना होगा। वह पूछती है कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। नोआ कहता है कि मैं इस ड्रग को पीने वाला हूँ, फिर जब मैं सो जाऊं तो मुझे उनके पास ले जाना और उसके बाद वहाँ से तुरंत भाग जाना। दोस्तों, शायद नोआ ने कोई प्लान बनाया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किडनैप हो चुका है
और जब उसे होश आता है तब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पर नोहा के पास अपनी अंगूठी और अपनी तलवार दोनों होते हैं और यहाँ पर वो बहुत आसानी से अपनी रस्सियों को काट देता है। और इसके बाद वो लेवियाथन की मेमोरीज के जरिए देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ कुछ लोग आए और वो उसे किडनैप करके घोड़ा गाड़ी के जरिए यहाँ तक ले आए। और इसके बाद नोआ इन गद्दारों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। नोआ को देख ये गद्दार कहते हैं, पिछली बार तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने बचा लिया था, इस बार कोई नहीं आने वाला बचाने। पर नोआ बहुत ही आसानी से एक असरसन को खत्म कर देता है और कहता है, शायद तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसके बाद नोआ उनसे लड़ने लगता है। नोहा अपनी तलवार से उन सभी को खत्म करता जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद वहाँ कई सारे सैनिकों को लेकर जोई भी पहुँच जाती है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने कहा था कि जोई छुपी रहे, लेकिन जोई को नोआ की इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो कुछ सैनिकों के साथ उसकी मदद के लिए खुद यहाँ आ गई। इसके बाद नोआ कहता है, इन सभी को बंदी बना लो। लेकिन ऐसा करते हुए एक अस्सन की तलवार गिर जाती है। सो एक सोल्जर अब उस तलवार को उठाने वाला था, पर नोआ चिल्लाकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर उन सभी को थोड़ा दूर हो जाने को कहता है, क्योंकि दोस्तों नोआ को इस तलवार में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक काली ताकत महसूस हो रही थी। इस तलवार पर एक कर्ज लगा हुआ है और लेवियाथन की मदद से नोआ इसे सेंस कर सकता है। इसके बाद नोआ तलवार निकालकर कहता है, शायद तुम्हारे लिए करना आसान रहेगा अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड हो। और इसके बाद लेवियाथन तलवार अपनी पावर को रिलीज करती है। यह बहुत तेज रफ्तार के साथ आसमान में जाते हुए अंतरिक्ष में पहुंचकर एक शख्स तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है। शायद यह शख्स हर एक चीज का मास्टरमाइंड होगा। जिसके बाद अगले सीन में नोहा महाराज से मिलता है और महाराज नोहा की काफी तारीफ करते हैं कि कल रात उन विद्रोह करने वालों का लीडर मारा जा चुका है और मैं जानता हूँ कि यह तुमने किया है। और अपने लीडर के मर जाने के बाद जो भी विद्रोह करने वाले थे उन्होंने भी बहुत ही आसानी से हार मान ली और इस विद्रोह में जितने भी लोग शामिल थे महाराज उन्हें खुद सजा देंगे। महाराज अपना फैसला सुनाते हैं और वह उन्हें एक सजा देते हैं। यह कहते हुए नोआ, उन्होंने तुम्हारी जागीर में विद्रोह करने की गुस्ताखी की है जिसकी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर तभी यहाँ नोआ कहता है, महाराज मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को न माने। ये सुन महाराज हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नोआ कहता है, हम उन्हें कानूनी रूप से सजा देंगे। कानून के मुताबिक सिर्फ उन्हीं को मौत की सजा मिलती है जो रिबेल लीडर्स होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक ही एम्पायर को विद्रोह करने वालों को सजा देनी चाहिए। नोवा की बात सुन हॉल में मौजूद सभी लोग चुप रह जाते हैं। महाराज कहते हैं, तुमने सही कहा, हर एक चीज कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को एक छोटी सजा देना काफी नहीं होगा। हम कानून के दायरे में ही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नोवा कहता है, जैसा आप कहे महाराज। अब इसके बाद महाराज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजल को ये सारा मैटर हैंडल करने को दे देते हैं। अब इसके बाद हॉल में सभी लोग नोवा की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं, तुमने मुझे कानून तोड़ने से रोका है, मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर दूंगा। मुझे तुम्हें एक टाइटल देना चाहिए और जितना अब तक मैं तुम्हें पहचाना हूँ उसके मुताबिक मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ द वॉइस, मतलब बुद्धिमानी का टाइटल। और दोस्तों यह टाइटल नोआ की स्टेटस विंडो में रजिस्टर हो जाता है और इसके बाद चारों ओर हॉल में यही आवाज गूंजती है, लॉन्ग लिव वाइस प्रिंस। जिसके बाद महाराज कहते हैं, वैसे नोआ नाइट सिलेक्शन एग्जाम जल्द ही होने वाला है, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किस तरह से अपनी जजमेंट दोगे। नोआ बताता है कि उसके पास एक प्लान है और इसके बाद अगले सीन में नोआ इस प्लान के बारे में महाराज को बताता है कि वो किस तरह से अपनी जजमेंट देगा। नोआ एक बंदे को खुद पर हमला करने को कहता है। नोआ उसके हमले को एक शील्ड बनाकर रोक लेता है और इसी तरह वह बाकी लोगों के हमले को भी रोक लेता है। और इसके बाद नोआ कहता है, मैं इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट से मुझ पर हमला करने को कहूंगा और मैं इस बेस पर उन्हें जज करूंगा कि उनका अटैक मेरे कितने करीब पहुंच पाता है। महाराज कहते हैं, तरीका तो काफी अच्छा है पर इसमें काफी रिस्क है, अगर किसी हमले ने तुम्हारे डिफेंस को तोड़ दिया तो तुम घायल हो सकते हो। पर नोआ बताता है कि वह इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है और यह सुन महाराज कहते हैं, यकीनन तुम बहुत होशियार हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो। नोआ बस महाराज को शुक्रिया कहता है। इसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और यहाँ हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजेल को महाराज से कहते हुए देखते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि आप राजकुमार नोआ को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, मैं चाहता तो हूँ पर मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि लॉ ये नहीं कहता, लेकिन उसमें सच में कमाल की काबिलियत है। साथ ही उसकी वह तलवार बहुत खौफनाक ताकत है उसमें। लेकिन पुरानी दंत कथाओं के अनुसार लेवियाथन पर एक सील लगी हुई है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए वरना कयामत आ जाएगी। पर मुझे लगता है कि नोआ खास है, वो उस तलवार को संभाल सकता है। इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो 10,000 लाइक एंड 1,000 कमेंट कर देना। बाय।